Last class we have discussed about the tribal issues, right? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो समस्याएं हैं, उसके साथ साथ जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल आपको लर्न करना चाहिए, जितना हो सके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यू हैव टू लर्न। मोस्ट ऑफ द केसेस में ना आपको लर्न करने की जरूरत है, राइट? देखो बच्चे, हम लोग लास्ट क्लास से आई मीन लास्ट 2 and 3 days से वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सम इश्यूज, सम प्रॉब्लम्स, राइट? In previous classes, we have discussed about the problem of women. We have discussed about the problem of SC, STs, even some constitutional measures we have also discussed about that. Basically, in our society या sociology topics, we see some challenges, some issues, some problem, right? कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो समाज के सभी वर्गों को फेस करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द जो पीपुल्स हैं। जैसे हमारे समाज में जब हम वीकर सेक्शन की बात करते हैं, कमजोर वर्ग की बात करते हैं, तो वहां पर महिलाएं, बच्चे, ओल्ड एज पीपुल, राइट, दे आर कमिंग, राइट? SC, ST, ट्रांसजेंडर, फिजिकली चैलेंज, दे आर ऑल्सो कमिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूथ अनरेस्ट। जो यूथ है उसकी क्या समस्याएं हैं, राइट? हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो यूथ हैं, यूथ विंग के लिए क्या प्रॉब्लम है। एक टॉपिक होता है आपका यूथ अनरेस्ट, राइट है? सो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू रेगुलरली कंसल्ट अबाउट द योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन, क्योंकि इससे आपको अप टू डेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो आपको मिलते रहेंगे। साथ में मैंने ये भी कहा है कि सोशल प्रॉब्लम को लेकर के राम आहूजा की बुक आती है, सोशल इशूज इन इंडिया, आपको वो डिस्कस करना है। हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे से जो चलेंगी उसमें इंटरनल सिक्योरिटी जो फ्रेश टॉपिक्स होगा। अभी हम लोगों ने लास्ट 15 डेज से इस टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, बाइंड अप कर रहे हैं, राइट है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका यूथ अनरेस्ट के ऊपर। राइट? एजिटेशन ऑफ यूथ पीपुल इन इंडिया, राइट? भारत में युवा वर्ग के असंतोष के क्या कारण हैं? वाई दे आर फ्रस्ट्रेटेड, वाई दे आर डीपली डिसअपॉइंटेड, राइट? देर आर द सर्टेन इश्यूज, देर आर द सर्टेन रीजन बिहाइंड दिस। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, व्हाट वी सी इन पोस्ट independent India, what we see, the youth are facing some severe crisis, right? As there are the number of challenges that faced by the country, you will see the caste problem, you will see the issue of regionalism, you will see the language issue, poverty, unemployment, right? So youth people, those are youth, young brigade, they are also facing some problems, right? Problems like unemployment. Unemployment. The unemployment is one of the biggest issue in India during 90s, 60s, 70s, 80s. Till today, you will see lot of people are unemployed, right? Lot of people are unemployed. Hello? Yes, yes, in class. No, 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 ऑनलाइन नहीं है, फिजिकल है। ठीक ठीक, राइट? When we see the unemployment, this is the one of the biggest problem that you will see in the recent year that faced by the youth of the India. Unemployment, there are the different type of unemployment. आपने unemployment के बारे में पढ़ा होगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। आज बहुत सारे युवा वर्ग ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके बैठे हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं,
प्रोफेसर्स हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग अ गुड जॉब, राइट? दैट्स वाई यू विल सी अ मास प्रोटेस्ट। रिसेंट टाइम में हमने देखा अग्निवीर, सरकार ने एक योजना लाई थी जिसका नाम था अग्निवीर, अभी भी है डिफेंस में, एंड मेनी यूथ हैव प्रोटेस्टेड, राइट? Why they are protesting? They believe that their tenure of service has been reduced, right? This is some kind of deterioration of armed forces, etc., etc. People of Bihar, UP, they have protested, they have destroyed the railway track, even they have attacked to the common people as well. 70s में 80s में जब देश में इमरजेंसी का दौर था, उस समय भी हम देखते हैं कि युवा वर्ग, जो यूथ पीपल है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके साथ बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर भी थे, चाहे राम मनोहर लोहिया जी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, जेल भरो आंदोलन चला था। उनके ग्रीवियंसेस थे कि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, राइट? सो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देश के अंदर प्रोटेस्ट किया। साथ में जब मंडल का दौर आया, मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ, मंडल पॉलिटिक्स में भी हम ये देखते हैं कि कुछ अपर क्लास के जो यूथ थे, उनका कहीं न कहीं ये फियर था कि रिजर्वेशन आने से जो है उनके साथ उनको जॉब नहीं मिलेगा या उनका शेयर नहीं मिलेगा, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द यूथ अनरेस्ट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट द अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट कंसर्न. That's why the people are protesting across the India, right? Then what we see, the poverty. Poverty is also a big challenge that is faced as a country. Due to issue of poverty, many youth come together and they have also protested to the government, right? सो पॉवर्टी के लिए भी हम देखते हैं कि मास प्रोटेस्ट जो है देश में हुआ। पॉवर्टी में आप देखोगे कि बहुत सारे डेटा कहते हैं कि आज के टाइम में भी देयर आर द 30% पीपल बिलोंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट? पॉवर्टी अफेक्टेड टू द अदर वेज, राइट? जैसे लैक ऑफ एजुकेशन है, पॉवर्टी जो है दूसरे तरह से भी आपको प्रभावित करता है, जैसे एजुकेशन का प्रॉब्लम, लिविंग स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम, राइट? तो पॉवर्टी की वजह से भी हम देखते हैं कि यूथ अनरेस्ट है और यूथ का जो है किसी न किसी तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइजमेंट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइजमेंट, किसी न किसी ग्रुप्स के साथ अलाइजमेंट देखते हैं, राइट? During 1970s around, what we see one problem of India, that is a Naxalism, right? हमने एक प्रॉब्लम देखा, that is a Naxal issue, Naxalism. Unemployment, poverty and failure of agriculture land reform generated to Naxalism. Failure of land reform and agricultural backwardness generated to Naxalism due to failure of land reform and agricultural problems led to the issue of Naxalism. Naxalism started from West Bengal, Naxalbari district, right? कहाँ से स्टार्ट हुआ नक्सलिज्म? नक्सलबारी डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ बंगाल में आपका दार्जिलिंग का सब डिवीजन है नक्सलबारी, वहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नक्सलबारी और नक्सल इज कनेक्टेड। नक्सलबारी इज अ प्लेस in West Bengal. Naxal, the two leader in that time, one was Charu Majumdar and Kanu Sanyal, right? Two leader, Charu Majumdar and Kanu Sanyal, right? Sanyal, S-A-N-Y-A-L, Sanyal, right? Charu Majumdar and Kanu Sanyal, two prominent leader of Naxal, right? And they led to the movement.
Initially, this movement was against the landlord. This is the movement of cultivator, the peasant movement it is. It is associated with the peasant, right? And later on, it converted to the Naxalism and Maoist issues. And during 70s and 80s, many youth, many educated youth involved in this movement. They associated in this movement, right? Around year of 2000, you will see a concept of urban Naxalism also emerge. Many university professors, many doctors, engineers, educated youth supported, either intellectually supported and physically they participated their movement. You will see in India, West Bengal, Andhra Pradesh, some part of Maharashtra, Orissa, Chhattisgarh were involved in that, right? So ऐसे कुछ मूवमेंट जो यूथ को बरगलाने का काम करना, यूथ को मिसगाइड करने का काम किया, राइट है। यूथ अनरेस्ट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप इसको भी देख सकते हैं, नक्सल मूवमेंट है, या इवन आप देख सकते हो कि लेटर ऑन मॉइज्म का भी कंसेप्ट इसी से जनरेट हुआ। अब बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पीपल रिक्रूटेड देम, दे गॉट द ग्रेजुअल सैलरी। मॉइज्म और नक्सलिज्म में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि नक्सलिज्म जो है एक अलग विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है और मॉइज्म माओवाद यानी माओ और लेनिन को फॉलो करते हैं, राइट। अभी ये डिस्कशन का इशू नहीं है कि माओइज्म क्या है, नक्सलिज्म क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे क्लास में जब हम इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह डिस्कस करेंगे। तो मैं जो आपको कह रहा था कि यूथ जो है ऐसे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है इन्वॉल्व हो गया। इस तरह आप देखोगे कि एक रीजनलिज्म का मुद्दा था जहां यूथ भी इन्वॉल्व हो गए थे। जैसे पंजाब का आप एग्जांपल दे सकते हो, मूवमेंट ऑफ खालिस्तान इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ यूथ अनरेस्ट कनेक्शन विद द एंटी नेशनल एक्टिविटीज। Khalistan initially the Punjab was very peaceful, but some political party demanded autonomy, some administrative reforms, water issues, right? And many youth have joined to the Khalistani movement. They are uneducated, they are less educated as compared to the others, and they are not technically well, so they join to the Khalistan movement, okay? And gradually what we see, this become the one of the you can say one of the prominent regional movement, and it led to the communal movement as well in India. आप देखोगे बहुत ज्यादा खालिस्तान के मूवमेंट ने कम्युनलिज्म को भी प्रपाउंड किया, ओके। यूथ अनरेस्ट जब भी होता है उसमें 3-4 चीजें प्रोमिनेंट होती है, जैसे स्ट्राइक है, लॉकआउट है, वायलेंस है, किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल्स है, किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल, innocent peoples, okay. Some expert believe that लैंड रिफॉर्म का फेल होना, भारत में जो लैंड रिफॉर्म है उसका फेल होना भी यूथ अनरेस्ट की जिम्मेदारी है, यूथ के लिए जिम्मेदार है। व्हाट आई वांट टू से दैट कि भारत में जो लैंड रिफॉर्म की प्रक्रिया अपनाई गई थी, द प्रोसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज स्टार्टेड इन इंडिया, दैट बिकम द फेलियर्स। कैसे फेलियर हो गया? क्योंकि डिफरेंट राज्यों ने अपने हिसाब से लैंड रिफॉर्म लाया। लैंड रिफॉर्म क्या होता है? लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि अगर किसी जमींदार के पास, लैंडलॉर्ड के पास एक जमीन जो कि सीलिंग से ऊपर है, गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ 5 एकड़, 10 एकड़ या 25 एकड़ जमीन आप रख सकते हो अपने पर्पज के लिए, आई मीन फॉर योर सेल्फ कंजम्पशन, एग्रीकल्चर एंड ऑल, एंड इससे ज्यादा होने पे सरकार इसको एक्वायर कर लेगी पब्लिक पर्पज के लिए, राइट। तो इस लैंड रिफॉर्म को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, इंप्लीमेंटेशन नहीं कराई गई, जिस वजह से भी हम देखते हैं कि भारत में एग्रीकल्चर का फेरियल भी हुआ और बहुत सारे जो यूथ थे वो भी आपका एजिटेशन में, प्रोटेस्ट में चले गए। लैंड रिफॉर्म भारत में हर राज्यों ने अलग अलग तरीके से चलाया। जैसे जम्मू कश्मीर में एक अलग प्रोसेस था, वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन बरगा था, बिहार में कुछ और था, राइट, चकबंदी सिस्टम था। सो पॉइंट इज दैट कि लैंड रिफॉर्म का
प्रॉपर तरीके से ना इंप्लीमेंट होना भी यूथ अनरेस्ट की एक जो है काउज है। लैंड रिफॉर्म वॉज नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, लैंड रिफॉर्म वॉज नॉट properly implemented, land reform was not properly implemented. Okay, so many people have joined to agricultural and related activities, and they join later on they join to the trade unions. They also started agitation. Again, one important reason you will see, a starting of new economical policy, 1991, this is the era of new economic policy, land reform, economic reforms. जिस तरह लैंड रिफॉर्म का बेनिफिट या ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट हम महाराष्ट्र में कम देखते हैं या गुजरात में कम देखते हैं, और लैंड रिफॉर्म का, एग्रीकल्चर रिफॉर्म का, इवन आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट है पंजाब में है, हरियाणा में है, वेस्टर्न यूपी में। इसी तरह जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उस इकोनॉमिक पॉलिसी का ज़्यादा जो बेनिफिट मिला वो किसको मिला? गुजरात को मिला, महाराष्ट्र को मिला, दिल्ली को मिला, नॉर्थ इंडिया को मिला। ईस्टर्न इंडिया को बहुत कम मिला इसका इम्पैक्ट। कुछ एक एरियाज में आप देखोगे कि उसका इम्पैक्ट है, जैसे मान लीजिए उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया। 1991 के बाद एंड अराउंड 80s एंड 19 बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट इंडिया में बंद हो गए। बहुत सारे एग्रीकल्चरल जो एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री था उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। कलकत्ता में बहुत सारी जूट मिल की कंपनी बंद हो गई, राइट है। वहाँ पर जो यूथ थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, CPI, CPM, एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिस्टम्स। You will see similar type of incident also happening to the cotton industry, right है। Similar type of incident happened to the automobile sector। बहुत सारे यूनिट्स, फैक्ट्रीज वगैरह बंद होने की वजह से हम ये देखते हैं कि यूथ जो है काफ़ी अनरेस्ट किए और प्रोटेस्ट मूवमेंट वगैरह स्टार्ट किया, ठीक है। What we are analyzing, why youth of India has agitated, या what is the reason behind them, okay। One of the important reason of youth unrest, that is the faulty education system। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी कुछ हद तक फॉल्टी है, उससे बड़े सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है। एजुकेशनल सिस्टम, राइट, देयर आर द डिफेक्ट इन एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है एक लॉन्ग, आप कह सकते हो कि लॉन्ग एजुकेशन सिस्टम एंड फॉर्मल एजुकेशन पे ज्यादा स्ट्रेस है, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस कम है, राइट। लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल जो एजुकेशन है वो कम है। एम्फेसाइज फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर है, फॉर्मल एजुकेशन, सो दे आर गेटिंग द लेस एम्प्लॉयमेंट, राइट। एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ कम कनेक्ट किया गया। एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को एग्रीकल्चर के साथ, इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना जरूरी था। जैसे गांधी जी का जो एजुकेशन विजन था वो ये था कि एग्रीकल्चर विल बी कनेक्टेड टू एजुकेशन, एजुकेशन विल बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, राइट। सो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा बुकिश है, जापान की तरह, अमेरिका की तरह नहीं है। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में भी फॉल्ट है, बहुत सारे फॉल्ट है, जिससे आफ्टर टेकिंग good degree like PhD, MPhil, MA, engineer, there are many people are unemployed, right। So education का कहीं न कहीं आपका
भी जिम्मेदारी है यूथ की अनरेस्ट में। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि मोरल एजुकेशन, राइट, मोरल एजुकेशन की कमी है। मोरल एजुकेशन, हमारे एजुकेशन कैरिकुलम में मोरल एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता है, एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता है, राइट। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, यूथ अनरेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है भारत में, वह है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी, you can also write the point, political parties, political party misguide the people, especially those are youth people, those are youth people, right? Many youth have joined to political party with ambition that they will be one time get the good post, but the political party have used them as a resource. उनको जो है एक रिसोर्स की तरह यूज कराया गया, इनको जो है पॉलिटिकल एजिटेशन में इन्वॉल्व करवा दिया गया, उनसे जो है आपका धरना प्रदर्शन दिलवाना या उनको किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाना, ये भी जिम्मेदार है। पॉलिटिकल पार्टी ने यूथ को ब्रेन वॉश किया कि आप हमारे पार्टी में ज्वाइन कीजिए, आपका फ्यूचर बेहतर होगा। लेकिन ज्वाइन करने के बाद उनसे डिफरेंट टाइप के काम करवाए गए, लेकिन उनके साथ जो है एक तरह से छलावा हुआ। दे हैव अ इल्यूजन, दे गॉट द सम काइंड ऑफ यू कैन से मिसलीडिंग द कॉमन पीपल। उनके साथ चीट भी किया और उनका जो कैरियर है उनको डुबोने का भी काम किया। पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे यूथ को जगह जगह पर धरना प्रदर्शन के लिए इन्वॉल्व किया, पार्टी के रैली में इन्वॉल्व किया, कहीं पर तोड़फोड़ आगजनी की घटनाओं में इन्वॉल्व करवाएं। फॉर द वेस्टेड इंटरेस्ट, फॉर द वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल पार्टी हैज यूज्ड द यूथ। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट टाइम में हम देखते हैं एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के शाहीन बाग में, यह भी एक एग्जाम्पल है। एनआरसी को लेकर के भी जो प्रोटेस्ट आप देखते हो, या इवन एनआरसी को लेकर के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो आंदोलन, जो प्रोटेस्ट कुछ वहां की रीजनल पार्टियों ने किया, वहां पे कॉमन यूथ को इन्वॉल्व करवाया गया। जैसे बोडो, उल्फा, एनडीएलएफ जो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, वहां पर स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को इन्वॉल्व करवाया गया। असम में, नॉर्थ ईस्ट में एनआरसी को लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहा था, यूथ अनरेस्ट का भी आपका एग्जाम्पल है। और इस एनआरसी के प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल पार्टी तो इन्वॉल्व थी, साथ में दे ऑल्सो इन्वॉल्व टू द कॉमन यूथ, स्पेशली दोज आर 20 years, 22 years, 25 years, those are स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बहुत सारे असम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, चाहे नागालैंड के, एनआरसी के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों ने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेशन किया। एक और आप एग्जाम्पल दे सकते हो, फार्मर्स से जो रिलेटेड लॉज था, राइट, कुछ दिन पहले जो फार्मर्स लॉ था, थ्री लॉ ऑफ फार्मर, दिल्ली में जो आपका लगभग 1 year तक प्रोटेस्ट चल रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना एंड पोस्ट कोरोना, यू विल सी ऐसे जो फार्मर्स लॉ के खिलाफ पंजाब के, हरियाणा के यूथों को बरगला करके उनको मिसलीड करके प्रोटेस्ट करवाया गया, राइट। इसमें भी पॉलिटिकल पार्टी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट अल्टीमेटली youth of India is suffering different type of problem, whether it is education related problem, whether it is a job related problem, whether like mental insecurity, whether like the agriculture failure, they are involving to the different type of the protest. Youth unrest, क्या लिख रहे हो बच्चे आप? Youth unrest, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में यूथ जो है क्यों जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, क्यों जो है आपका लड़ाई या इन्वॉल्वमेंट हो रही किसी तरह के वायलेंट एजिटेशन में। एक और एग्जांपल है बच्चे, एक और आप रीजन दे सकते हो, दैट इज अ करप्शन।
Corruption is one of the biggest issue, one of the reason. That's why youth unrest is going on in India. Corruption, right? डिफरेंट टाइप के करप्शन है, मोरल करप्शन है, इकोनॉमिक करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन है, बहुत सारे करप्शंस हैं। कोई सवाल चाहो तो आप पूछ सकते हो बच्चे। करप्शन के लिए आप कहेंगे कि भारत सरकार ने तो बहुत सारे स्टेप्स लिए, राइट? ईडी है, विजिलेंस है, राइट है, सीबीआई है, ओके, ऐसी चीजें आप कह सकते हो। लेकिन मान लीजिए आज किसी एक पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो तो वो बोलता है कि ये तो पॉलिटिकल था, राइट है? आज मान लीजिए दिल्ली में लिकर स्कैम हुआ, वो कह सकते हैं कि वे अपोजिशन वाले करवा रहे हैं। जब प्रेजेंट पार्टी, कभी भी तो प्रेजेंट गवर्नमेंट विपक्ष में बैठेगी, उस समय अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो पॉलिटिकल पार्टी हो करवा रहे हैं। तो प्रॉब्लम इज दैट कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। अक्रॉस द पार्टी लाइन यू हैव टू लुक आउट द इशू ऑफ करप्शन। इन एवरी फॉर्म यू विल सी द करप्शन, राइट? करप्शन एक बहुत बड़ा समस्या है, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। करप्शन को टैकल करने के लिए भी एजेंसियां हैं, सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमारा यूथ उससे भी फ्रस्ट्रेटेड है। आज बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आप देखोगे करप्शन, पंजाब का एग्जाम्पल हो, बिहार का एग्जाम्पल हो, राइट है, चाहे जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल हो, चाहे किसी और स्टेट का एग्जाम्पल हो। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, करप्शन इज ऑलवेज अ करप्शन, राइट? लैंड फॉर जॉब आप लोग न्यूज में सुनते हैं, राइट? तो क्वेश्चन ये है कि करप्शन भी हमारे समाज में जो यूथ है उनको किसी न किसी तरह से मजबूर करता है कि आप आंदोलन कीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए। वन अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर यूथ अनरेस्ट, दैट इज द डिप्रेशन, राइट? समाज में बहुत सारे यूथ ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, राइट है? अगर हम डिफरेंट मेडिकल रिपोर्ट देखें तो उस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि भारत में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग, खास करके यूथ ब्रिगेड जो है आपका, डिप्रेशन का शिकार हो गया है। और अभी जो है ये डेटा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के आने की वजह से और कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से डिप्रेशन का शिकार लोग ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए एक डेटा है, जिस डेटा में बोलता है ग्लोबली, ये जो आपका रिपोर्ट आ रहा है ग्लोबल एनजीओज की तरफ से, कि पूरे वर्ल्ड वाइड आपका डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं और भारत में भी इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार जो है आपका जो है डिप्रेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको बढ़ाने में काम कर रहे हैं, राइट है? चाहे बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे एजेंसीज हैं जिन्होंने रिपोर्ट्स दिया है कि भारत में भी ये संख्या बढ़ रहे हैं। स्पेशली इन पोस्ट कोरोना पीरियड यू सी द डिप्रेशन इज इंक्रीजिंग। सो डिप्रेशन भी एक रीजन है कि जिससे आपका यूथ एजिटेशन होता है। यूथ में बच्चे दोनों आ रहे हैं, आइदर मेल और फीमेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एजेंसी की बात हो रही है, यूथ में सभी लोगों की बात हो रही है। आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे इश्यूज अगर हम देखें, छोटे नहीं हैं, इनफैक्ट इट इज ऑल्सो बिग इशू, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला, नारकोटिक्स का मामला। आज अगर यूथ में एक और समस्या हम देख रहे हैं, हालांकि ये एजिटेशन को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, दैट इज अ लीकर इशू। एंड लीकर के साथ साथ जो लिक्विड वगैरह लिए जाते हैं, जो मादक द्रव्य पदार्थ जिसको आप बोलते हो नशे का आदी होना, चाहे ड्रग्स है, हीरोइन है, कोकिंग है, ये भी एक समस्या यूथ के साथ चल रहा है, राइट? पंजाब का एरिया हो, चाहे आपका जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल हो, हरियाणा का एग्जाम्पल है, बहुत सारे यूथ जो है आज के टाइम में किसी न किसी तरह से आपके नशे का शिकार बन रहे हैं। तो यूथ ब्रिगेड में ये जो प्रॉब्लम है, ये भी एक तरह से कहीं न कहीं मेंटल फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन का कारण बनती है, राइट है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए हैं जिससे किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो, चाहे राइट टू लाइफ का मामला हो, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का भी एग्जाम्पल है, राइट? ये हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये केस बढ़ता जा रहा है, राइट? अब हमें दो एंगल पे देखना है, कुछ दो चार कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी देख लेंगे जो कि यूथ से ही रिलेटेड है।
या मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, उसके बाद सरकार की कुछ योजनाएं हैं, कुछ पॉलिसीज है जिसको भी हमें एनालाइज करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देखें, आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 इज एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शन, आप हेडिंग देके लिख सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ यूथ राइट या प्रोटेक्शन ऑफ यूथ। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन related to the protection of youth. में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हालांकि ये सबके लिए है, लाइफ और लिबर्टी, यूथ के लिए भी यूज हो सकता है। पर्टिकुलरली 21A, इसमें क्या है? राइट टू एजुकेशन, RTE। 6 से 14 ईयर का जो स्टूडेंट है उसके लिए फ्री एजुकेशन का अरेंजमेंट किया गया है, राइट है, फ्री एजुकेशन टू ऑल। आर्टिकल 23 क्लॉज 1, इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 23(1), राइट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट। 24 related to child labor, 39A, right. Even there are certain type of directive principle related to 39, article number 39 ABCD, right. This is also related to the protection of right of the youth, okay. 21 में दो चीजें हैं, एक तो राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड 21 का एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं। 46 में हमने क्या देखा? वीकर सेक्शन। 46 में भी आपका वीकर सेक्शन के लिए, जो कमजोर वर्ग है समाज के लिए, उनके लिए। इसके साथ आप कुछ लॉ भी लिख सकते हो, छोटे बच्चों के लिए हालांकि है, पॉक्सको एक्ट है, या मान लीजिए जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, गर्ल्स के लिए निर्भया स्कीम्स हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। गवर्नमेंट ने क्या सब स्टेप्स लिया है? गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेनिंग जो प्रोग्राम चलाए हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए हैं, ये भी नोट करने की जरूरत है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राइट, नेशनल स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम, MG नरेगा जैसा स्कीम्स, इससे जो है कुछ हद तक जो अनरेस्ट है, जो समस्या है, इस समस्या को चेक किया जा सकता है। सो प्लीज राइट अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द यूथ अनरेस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज। देखिए, सोसाइटी के पार्ट के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप लोगों को NCERT पढ़ना है 11-12 सोशियोलॉजी की, राइट, स्पेशली जो आपका इंडियन सोसाइटी के ऊपर लिखी गई बुक है। उसके बाद आपको एक बुक पढ़ना है राम आहूजा का, दैट इज सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। अलॉन्ग विद दैट योजना कुरुक्षेत्र आपको रेगुलरली पढ़नी है, और प्रीवियस ईयर जो UPSC के क्वेश्चंस हैं उसको आपको सॉल्व करना है। हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया, जैसे कि आपका सोसाइटी से रिलेटेड जो इशूज़ था, ग्लोबलाइजेशन है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, राइट, या जो हमारे टॉपिक्स थे वुमेन रिलेटेड इशूज़ हैं। लास्ट सेगमेंट है, कुछ चैलेंजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो है कल इसका बाइंड अप है। उसके बाद हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट, राइट है। सो सोसाइटी के लिए इन्हीं सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। अगर कोई चाहता है तो विजन के भी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, पियर्सन पब्लिकेशन का मैंने कहा था, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस यू नीड टू स्टडी। सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। क्वेश्चन कभी भी UPSC में डायरेक्ट नहीं आता है, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, राइट है। आपके पास स्टैटिस्टिक्स सही होना चाहिए, फिगर सही होनी चाहिए। I mean, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस पे लिख रहे हो, लेट एज्यूम,
तो आपके पास जो डेटा अगर आप डालते हो तो वो सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए SC/ST के रिलेटेड इश्यूज से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या कोई डेटा है उसको आपको सही से डालना है। रोज एक क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। एवरी डे यू हैव टू राइट वन क्वेश्चन एट लीस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ वर्ड लिमिट। अगर आप वर्ड लिमिट को मेंटेन करेंगे तभी जाके आपका काम होगा, राइट है। क्योंकि अगर आप अननेसेसरी राइटिंग करेंगे तो वो फिर आपका आंसर की जो क्वालिटीज हैं उसको खत्म कर सकता है, राइट। देखो इनिशिएटिव्स, प्लीज राइट डाउन द सम इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सम इनिशिएटिव्स, राइट। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना या कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, ये विलेज एरिया के लिए है। रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू विलेज एरिया। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, विलेज कर दो। अर्बन एरिया में भी है DDGKY, DDGKY। दीनदयाल जी के नाम पे, पंडित दीनदयाल जी के नाम पे है। स्किल डेवलपमेंटल, ये जो है आपका पॉलिसी है, स्किल डेवलपमेंट। प्लीज राइट डाउन, दिस इज ए स्किल डेवलपमेंटल, स्किल डेवलपमेंटल एंड प्लेसमेंट रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट एंड placement related schemes in rural India. Youth can enroll in this scheme and enroll या accept या involve in this scheme and they get fund from the government for various training and vocational program, training and vocational program. Training and vocational program are related to health, electric, gem jewelry, plumbing। मान लीजिए जो ट्रेनिंग दिया जाएगा वो हेल्थ सेक्टर, प्लम्बरिंग, जेम ज्वेलरी एंड अदर्स, राइट। एक और आप स्कीम लिख सकते हो, दिस इज वेरी पॉपुलर एंड एवरीबडी नो दैट, MG नरेगा, राइट है। MG नरेगा में भी आपको जॉब मिल सकता है। MG नरेगा, MG Narega is also an example of central schemes where youth can involve, you can get the some manual or technical type of work, मैनुअल फिजिकल वर्क, ज़्यादातर इसमें फिजिकल वर्क है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, राइट। एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कीम रिसेंट ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राइट। इसमें भी यूथ को इन्वॉल्व किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्लीज नोट डाउन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
It's provide the training to the youth, a skill-based training, and during training they will be given some stipend money as well. And make the youth for future competitive jobs, competitive job, technical job, youth for technical competitive job and better placement. नेक्स्ट बच्चे लिख सकते हो आजीविका, एनआरएलएम काफी प्रोमिनेंट है। एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, right? National Rural Livelihood Mission, briefly known as Ajivika Mission. आजीविका मिशन, आजीविका, राइट? आजीविका मिशन इसको बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और राज्यों के कंबाइंड एफर्ट से लिया गया है। जो रूरल इंडिया में यूथ हैं उसके ट्रेनिंग जॉब प्लेसमेंट से रिलेटेड है। लिखिए, दिस इज एन स्कीम या प्लान, प्रोग्राम रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रूरल डिपार्टमेंट्स in the various state. Ajivika skill developmental program has initiated. Ajivika rural development Ajivika program या Ajivika industrial program has been initiated. Under this program, under these schemes, trainee will also given the financial assistance. Trainee also given the financial assistance. Trainee given the financial assistance. Financial assistance, right? And a skill developmental program. Skill development, professional training, right? It is especially designed to the youth people. किसके लिए है? Youth people के लिए है। Especially for the youth people, right? After doing such long exercise, you will get capable to acquire a skill and technical job. अगर ये ट्रेनिंग के बाद आप अपने आप को कैश करने की कोशिश करेंगे, आई मीन टू से दैट कि अगर आप जॉब में जाते हो तो यू विल गेट द गुड अपॉर्चुनिटी। ये स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत के बहुत सारे राज्यों में चलाई जा रही है। सेंटर स्टेट का कोलैबोरेशन है, जिसमें टेक्निकल अपग्रेडेशन की बात होती है, आपका स्किल डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल है, ये भी यूथ के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह जो वुमेन हैं, वुमेन यूथ के लिए भी एक प्रोग्राम पॉलिसी कह सकते हो चलाई जा रही है, दैट इज द सबला, राइट? राजीव गांधी जी के नाम पे एक प्रोग्राम है, SABLA, लिखिए सबला, SABLA लिखिए, इस पे 2-4 लाइन लिखो बच्चे, सबला, राइट? राजीव गांधी scheme for empowerment of Rajiv Gandhi scheme for empowerment of adolescent girls.
राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट, ADOLESCENT, एडोलसेंट गर्ल 11 to 18 ईयर। 11 एज क्या है? 11 to 18 ईयर। इट फोकस ऑन न्यूट्रिशनल स्कीम, health development and vocational training, vocational training। इसी का एक पार्ट है बच्चे, इसी में किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना, राइट। अभी कुछ समय कुछ ईयर पहले युवा नाम का एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया था, युवा। उस स्कीम का ही नाम है युवा, राइट। स्कीम का नाम ही है युवा, राइट। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम बहुत सारे पॉलिसी प्रोग्राम स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं जिसमें यूथ को ट्रेनिंग दिया जाए, यूथ को कैपेबल बनाया जाए। नेशनल स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम है ही, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए उस्ताद और हुनर नाम का एक स्कीम चलाए थे। उस्ताद और हुनर, रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम था, ट्रेनिंग रिलेटेड, उस्ताद हुनर, एक स्टेप्स नाम के प्रोग्राम्स हैं। In short, what I would like to say that the government has taken the different schemes, policy to satisfy the youth। आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम रेलवे रिक्रूटमेंट या इवन आपके बैंक्स में रिक्रूटमेंट या इवन आप देखोगे आर्मी रिक्रूटमेंट, इन सब के लिए भी पोस्टें निकाली जा रही हैं, राइट। कुछ जो किसान सम्मान निधि जैसा स्कीम है उसमें भी यूथ अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। भारत सरकार फार्मर से रिलेटेड एक स्कीम चालू किया है कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले, दैट इज द किसान सम्मान निधि। इसमें भी यूथ अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, राइट है। सो ओवरऑल यूथ इज अ प्रायोरिटी। जहां तक इंडिया का सवाल है, यहां पर यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप अगर देखो भारत में 20 ईयर से 40 ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन है वो किसी भी देश के कंपैरिजन में ज्यादा है, राइट। तो यूथ जो है नेशनल एसेट है। इसको आप कह सकते हो कि इट इज अ सोशल कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स। इंडिया हैज अ ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स, और उस ह्यूमन रिसोर्स का देश के विकास में, देश के निर्माण में काम लाना है उस यूथ को, और बहुत ज्यादा टेक्निकली, इकोनॉमिकली, फिजिकली स्ट्रांग करना है, राइट। किसी भी देश में जो फ्यूचर होता है वो यूथ ही होता है, राइट। तो ये सारी चीजें यूथ अनरेस्ट को शांत करने के लिए, यूथ को जो है आपको इन्वॉल्व करने के लिए है। अभी रिसेंट मंथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या इंडियन पार्लियामेंट हैज पास वुमेन रिजर्वेशन बिल, राइट है। व्हाई? टू रिप्रेजेंट वुमेन इन द स्टेट असेंबली एंड इन द पार्लियामेंट। उनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। साथ में हम देखते हैं कि एक बार बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था देश में, रेलवे से रिलेटेड स्ट्राइक था, राइट। अगर हम आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ा स्ट्राइक देखें तो रेलवे स्ट्राइक भी था, और 1975 में आपका जो स्लोगन था टोटल रेवोल्यूशन का, जयप्रकाश नारायण जी का, राइट, जहां सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात हुई, उसमें भी यूथ ने पार्टिसिपेट किया, राइट। चलिए क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज यूथ अनरेस्ट? प्लीज राइट वन क्वेश्चन, व्हाट इज यूथ अनरेस्ट? यूथ अनरेस्ट क्या होता है? What are the factor, causes, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। What are the major causes that led to the youth unrest? यूथ अनरेस्ट के पीछे क्या वजह है, क्या कॉज है जो भारत में यूथ अनरेस्ट हो रहा है, राइट। एंड व्हाट आर द मेजर स्टेप्स
What are the major steps taken by Government of India in this concern? ठीक है बच्चे? शहरी एरिया में, आई मीन अर्बन एरिया में, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे एक और स्कीम आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे और भी स्कीम मिलेंगे। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राइट। ये भी एक स्कीम्स है जो अर्बन एरिया में यूथ को ट्रेनिंग देने का काम, एजुकेशन देने का काम और उनको एक्यूप करने का काम कर रही है। आई मीन टेक्निकली उनको ट्रेनिंग देना, राइट है, और उनको जो है ऑर्गेनाइज मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में ट्रेनिंग देके अर्बन एरिया के यूथ को स्किल देके जॉब के लिए फिट करना, ये भी एक स्कीम्स है। इसके अलावा आप छोटे मोटे कुछ और पॉइंट्स लिख सकते हो कि स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, ए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ नाम का एक जो है इंस्टीट्यूशन ही बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, जिसमें हम देखते हैं युवा केंद्र, नेहरू युवा केंद्र संगठन। प्लीज यू नोट डाउन सम पॉइंट्स। नेहरू लिखिए। A few other schemes, you please write few other schemes under the Ministry of Youth Affairs are as follows. नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल यूथ कॉर्प्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड adolescent development, youth and adolescent development, NSS, national service scheme, national service schemes. Next point, Rajiv Gandhi नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूथ डेवलपमेंट, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, राइट। ऐसे भी कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो। देखिए बच्चे, भारत की जो पॉपुलेशन है, ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहते हैं। जैसे अगर आज का भी डेटा अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 65% जो पीपल है वो कहाँ लिव कर रहा है? रूरल एरिया में। अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो आपका 35% के आसपास ही है, राइट। गांधी जी ने जब ये कंसेप्ट दिया था स्वराज का, तो ही टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्वराज, लाइक सोशल स्वराज, पॉलिटिकल स्वराज और इकोनॉमिकल स्वराज। गांधी जी मेनली इम्फेसाइज रूरल इंडियाज डेवलपमेंट, राइट। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, राइट। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, राइट। रूरल इंडिया का डेवलपमेंट जो है प्रायोरिटी है। और जो यूथ हैं, द यूथ आर ऑल्सो लिविंग इन रूरल इंडिया। I am not saying that youth are not living in urban area, but जो बेरोजगारी की दर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो शहरी एरिया में यूथ का कम है।
एज कंपेयर टू द रूरल एरिया। रूरल एरिया में यूथ ज़्यादा बेरोजगार है, जिसके लिए आप एग्रीकल्चर का फॉल्टी सिस्टम इन्वॉल्व कह सकते हो कि वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। बिकॉज बहुत सारे यूथ रूरल एरिया में एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी में सपोर्ट कर रहे हैं, राइट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी रेम्यूनरेशन ऑफ दैट, राइट। मान लीजिए आपका अपना एग्रीकल्चर लैंड है, गेटिंग माई पॉइंट, और आप वहां जा रहे हो, वहां सुपरविजन का काम कर रहे हो, आपने 2-4-5 दिन लगाया, 1 मंथ लगाया, मूंजी की कटाई हो रही है, गेहूं का कटाई चल रहा है, कनक हो रहा है, लेकिन व्हाट यू गेट, नथिंग, राइट। ऐसी चीजें गांव में ज्यादा हो रहा है, शहर में ये चीजें कम है। यूथ आर इन्वॉल्विंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट अगर हम गांव का देखें तो वहां पर ये चीजें आपको ज्यादा दिखेंगी कि बहुत सारे जो यूथ हैं वो एक जो है बेरोजगारी का जो आपका अभिशाप कह सकते हैं, बेरोजगारी का जो समस्या है वो गांव में ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि शहरी एरिया में बेरोजगार नहीं है, शहरी एरिया में भी है। कुछ डेटा ने दिखाया कि शहरी एरिया में बेरोजगार बहुत ज्यादा है, बट रूरल इंडिया में यूथ के पास काम कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, राइट। भारत का यूथ ही भारत का एसेट है। किसी भी देश का जो पॉपुलेशन होता है वहां का एक एसेट है। भारत लगभग चाइना के पास है, आपने डिफरेंट डेटा में सुनते ही हैं कि 140 करोड़ की आबादी है। तो इतने बड़े आबादी को मैनेज करना, इनको पॉजिटिव वे में ले जाना, ये भी एक जो है चैलेंज है। और यूथ अगर सही से किसी चीज के लिए काम करे तभी देश का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या नया भारत हम बना सकते हैं, राइट है। भारत सरकार का भी ये स्ट्रेस रहता है कि मिशन यूथ से रिलेटेड काम किया जाए, राइट है। अभी आपके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में क्या देखा, मिशन यूथ स्कीम है, जहां बड़े सारे बच्चों को ट्यूटोरियल कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, फ्री एजुकेशन दी जा रही है, स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम किया जा रहा है, राइट। ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। कोई सवाल है बच्चे आपका, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एग्जाम में आंसर 200 वर्ड का ही लिखना है, याद रखिएगा, 2 पेज से ज्यादा आंसर नहीं लिखना है, राइट। तो आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, क्यों यूथ अनरेस्ट होता है और क्या क्या जो है स्टेप्स भारत सरकार ले रही हैं यूथ को सेटिस्फाइड करने के लिए, या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिससे यूथ जो है आपका किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्शन उसका हो सके। प्लीज रिवाइज योर टॉपिक। देखो, अगर हम टेक्निकली देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट के जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, एडुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट है, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट हम सभी को अनएम्प्लॉयड में नहीं रखेंगे। जब बंदा काम करना चाहता है और उसको काम नहीं दिया जा रहा है, उस हालात में अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर जो काम करना ही नहीं चाहता है, दे आर नॉट कमिंग अंडर द अनएम्प्लॉयड कैटेगरी। सपोज कीजिए कोई यूथ है, वो काम करना ही नहीं चाहता, वैसे हालात में दे आर नॉट कमिंग अंडर द अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड तभी है जब वो काम करना चाहता है और उस लायक है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, राइट है, या वो जो है किसी भी तरह से उसे काम नहीं मिल रहा है। उस हालात में आप कह सकते हो कि दे आर अनएम्प्लॉयड। लेकिन कुछ ऐसे भी यूथ हैं या कुछ ऐसे भी जेंटलमैन हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, दे हैव अ ह्यूज प्रॉपर्टी, या दे डोंट वांट टू वर्क, या आप कह सकते हो उनके पास उतना स्किल नहीं है। जब स्किल्ड होते हुए आपको काम नहीं मिल रहा है, देन दिस इज अ अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। वैसे आप नहीं कह सकते हो कि सभी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, आप उसको नहीं कह सकते कि दे आर अनएम्प्लॉयड, राइट। सो इसमें डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट का जो है आपके डायमेंशंस हैं, उसके डेफिनेशंस हैं एज पर इकोनॉमिक्स थ्योरी।
इसको ना बंद कर दें।